तो अब रसायन विज्ञान को हम लोग देखते हैं। बेसिक्स है ये, जो रसायन विज्ञान के जितने सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर ये छठी क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में ही आपको सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत बेसिक्स है और सब ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। छठी से लेकर 10वीं तक के 90% क्वेश्चन होते हैं, 10% क्वेश्चन ही जो है वो 11th लेवल के होते हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए, तत्व नहीं है तो गैस जो है ना वो तत्व नहीं है। हम लोग जानते हैं गैस मिश्रण है। इसका डिटेल देख लीजिए कि आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु, मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स तथा उपधातु मेटलाइट्स में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन H, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, सेलेनियम Fe, ब्रोमीन Br, आयोडीन I तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। देखिए, सबको क्या रखा गया है? अधातु। तो भाई मतलब क्या हो जाएंगे वो? अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर पूरा नाम था। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता है एंटोनी लेवोजियर। देखिए, इस एकदम सामान्य क्वेश्चन है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, बराबर कितनी हो जाएगी? 38। आगे बढ़े हम लोग। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है ना। सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया। आगे देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। सीधी सी बात है, 242 में से 94 घटा दीजिए, 148 होगी। ये देखिए 148 आंसर। एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इधर उधर नहीं। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या में ये अलग होते हैं। एक समस्थानिक का मतलब है कि उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग होगी। फैराडे स्थिरांक है। फैराडे कांस्टेंट क्या है? तो देखिए, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि ये क्या होती है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है तो इसका कुछ मान भी है क्या? बिल्कुल। ये कितना हो जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 96,485 जूल मोल होता है। 96,485 जूल मोल। किसका पीएच मान 7 है? तो देखिए, शुद्ध पानी का भी पीएच 7 है, उदासीन विलयन का भी पीएच है जो वो क्या होगा? 7 होगा। तो इसलिए ये जो है इसका मान ये 7 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये स्केल है, ये 7 इधर हो जाएगा क्षारीय, इधर हो जाएगा अम्लीय। ये क्या हो जाएगा? क्षारीय, और इधर हो जाएगा अम्लीय। तो जो उदासीन विलयन होगा वो भी 7 होगा, और जो शुद्ध पानी होगा उसका भी 7 होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? अब भाई 7 से अधिक किसका होगा? सीधी सी बात है, क्षारीय विलयन जो होगा उसका अलग होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा। पानी का पीएच मान कितना है? 7 है। भाई कितनी बार पूछोगे एक ही क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो हमें भी क्या है? रिपीट करना है। हर बार पाठ को क्या करना है? ईट, रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, हमेशा एकदम घोटते रहिए। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H प्लस आयन की सांद्रता, देखिए H प्लस आयन की सांद्रता ना 1000 गुना कम हो जाएगी। भाई कैसे कम हो जाएगी? देखिए, ये बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन बेसिक्स आता है तो यहाँ से आप सीधा जान सकते हैं। डेल्टा पीएच क्या है? pH2 माइनस pH1 होता है, 6 माइनस 3। H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात H+2 H+1, ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 3। जैसे ये होगा तो 0.001 सीधा सही आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं? 1000 गुना कम हो जाएगी। तो ब्रोमीन होती है, सीधा है, लाल द्रव होती है ब्रोमीन। इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। तो ब्रोमीन गहरा लाल रंग, धारिता, तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रम 35 होता है तथा यह कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो डिटेल को जरूर घोटना है, जो डिटेल है उसको जरूर घोटना है। वन लाइनर के साथ साथ क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, या तो ऊपर से बनेगा नहीं तो नीचे से बन जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है ये वेल्डिंग में यूज होने वाली गैसें हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो ये परत होती है किसकी? तो जस्ते की परत होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आया है। अब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को
यसद लेवन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो ये हैं सल्फोनेट। डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्कील बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। यह सत्य तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो देखिए ये जो है कई सारा चीज़ होता है, तो इसका उत्तर ई होगा। जैसे पसीना मुख्य रूप से पानी ही होता है इसमें, लेकिन इसमें अम्ल यूरिया भी मौजूद होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व सब इसमें पाया जाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो यह है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, इसका व्याख्या भी देख लें। तो नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4.5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य यानी अल्कोहल में अघुलनशील है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु है प्लैटिनम। इसमें से सबसे भारी धातु हम लोग देखेंगे तो होगा प्लैटिनम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भारी का तात्पर्य है घनत्व। तो इसमें देखिए प्लैटिनम जो Pt है सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। चांदी Ag का 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, पारा Hg का 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर तथा सोने का 19.32 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ये किसकी मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती है, कार्बन, निकेल, क्रोमियम सबका जो है निश्चित अनुपात में मिला करके बनता है। तो इसका ई इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसका उत्तर ई होगा। इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन, निकेल और क्रोमियम निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, देखिए ये क्या है, ये जिप्सम होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम होता है। देख लिया आपने, यहाँ पर देखिए कैसे इसको रिपीट किया जाएगा। जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो यह CaSO4.2H2O है ना। ये देखिए ये रहा CaSO4.2H2O, और इसको देखिए किस तरह से इसको लिखा गया है, जिप्सम को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई देख लीजिए अपना, आगे बढ़ते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, तो ये कहलाता है एल्कीन। एल्कीन, एल्काइन इस सब का फॉर्मूला है, सब आपने देखा होगा। द्विबंध द्वारा जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, एल्कीन। देख लीजिए, इसका थोड़ा व्याख्या भी पढ़ लीजिए, है ना। जो व्याख्या है इसको देख लीजिए एक बार। सिरके का रासायनिक नाम है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3COOH। यूपेक नाम एथेनाइक अम्ल होता है इसका। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो यह एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको H2SO4 बोलते हैं। अम्ल वर्षा में भी यही गिरता है आसमान से। चलिए थोड़ा सा व्याख्या है, इसको भी जब इच्छा करे पॉज करके देख लीजिए। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, क्या निकलती है, सोडा वाटर खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सीधा सा एकदम इश्यू है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज मिनरल क्या है, तो यह है अकार्बनिक ठोस। खनिज क्या है, तो यह है अकार्बनिक ठोस, उसी को मिनरल्स बोलते हैं। यह क्या है, अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? देखिए उसमें प्रयुक्त हुआ था प्लूटोनियम, और नागासाकी में प्लूटोनियम और हिरोशिमा में यूरेनियम। भाई थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये हल्का सा है, ये देख लेना है। 6 और 9 अगस्त को गिराए गए थे। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो ये मिलता है प्राकृतिक
तत्वों में, प्राकृतिक जो तत्व होते हैं ना उसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील इसमें देखिए तो है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। तो ये है, इसको ध्यान में रखना है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाला कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिए, ये बनाने का प्रोसेस है कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर निकेल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। बहुत नुकसान होता है, कभी मत खाइएगा डालडा घी। उसी के साथ साथ जो होता है ना रिफाइंड तेल, उसको भी नहीं खाना चाहिए। कारण मैं बाद में बताऊंगा, आराम से अभी आगे बढ़ते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पूरा देख लेना है, इसमें पढ़ लेना है। आगे बढ़ें। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार को बनाने से बनता है नमक, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl KNO3। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो यह है कार्बन। जो भी है उसका मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो यह होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन जो है मिट्टी के तेल में बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो उसमें सोडियम को डुबा के रखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है ब्यूटेन, C4H10 इसका फॉर्मूला है। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, LPG का मुख्य घटक जो होगा उसमें ब्यूटेन है 65%, प्रोपेन है 35%, और हाइड्रोकार्बन भी इसमें होता है। इथेन भी अल्प मात्रा में होता है। तो ये देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, है ना। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, CH2 = C CH3 CH2, ये देखिए, है ना, बहुलक है। इसको एक बार जरूर पढ़ लेना है। जो भी चीज़ है उसका व्याख्या जरूर पढ़ना है। सीधे क्वेश्चन से नहीं आएगा तो व्याख्या से प्रश्न जरूर आएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देख लेना है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बेकेलाइट जो बनता है ना वो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है ये। ठीक है, ये रहा, डिटेल से इसको पढ़ना है यहाँ से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई, ग्रेफाइट और हीरे के दोनों कार्बन का ही अप्रूफ है, दोनों जो है ना कार्बन का अप्रूफ है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो यही बात सच है, तो ये डिटेल से पढ़ लीजिए। दोनों क्या है? कार्बन के अप्रूफ हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है। देखिए, ये पूरा है ना, डिटेल। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, तो ये होती है, क्या होती है? तो देखिए, LPG में एक चीज़ तो होता नहीं है। अभी हमने देखा था कि LPG में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ये सब उसमें होता है। तो भाई 2 बार पूछ लिया एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई क्या हुआ? रिपीट हुआ क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। देखिए, ये बड़ा फंसाऊ क्वेश्चन है। मुख्य घटक तो इसका जो सबसे जो प्रमुखता से होता है ना वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हो गई, जैसे मीथेन भी हो गया, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया, ओजोन भी है। तो ये सब के कारण जो है देखते हैं, जो इसका उत्तर ई हो जाएगा, है ना। सबसे प्रमुख कौन घटक है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। देखिए, दोबारा पूछ लिया, ठीक है ना। 64 में भी पूछा और 65 में ही पूछ लिया, एकदम सेम क्वेश्चन को पूछा, मतलब कोई भी रत्ती भड़का अंतर नहीं।
देखिए ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना, 64वीं में पूछा गया है। देखिए ये देखिए 46, 66, 65 में पूछा गया है, लगातार ही पूछ लिया। ठीक है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा बनता है, देख लीजिए थोड़ा सा। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। जो पाइसीकरण है उसके द्वारा इसको ग्रीस को हटाता है। ये रहा, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है इसको। डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से, जब इच्छा करें पॉज करके। देखिए अब सूची 1 को ना सूची 2 के साथ जो है हमें इसको मिलाना है। ठीक है, सीधा इसका उत्तर पे ही चलते हैं और यहाँ से इसको घोटते हैं। स्पार्टम क्या है तो कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयन क्या है तो प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या है संश्लेषित रबड़ है। बेनाड्रिल क्या है प्रतिहिस्टामिन है। तो इन सब जो चीज़ है ना, जो कि अभी जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है उनको क्या चाहिए, जो जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको एक पेपर पर लिखिए और उसको बार बार इसको रिपीट करिए। बाथरूम, टॉयलेट, सब जगह इसको लेके जाइए बिना सोचे हुए कि हाँ ठीक है भाई क्या करना है। बाथरूम में जाइए, चिपका दीजिए एक जगह पे, शीशे पर चिपका दीजिए। किचन में अगर कोई गृहिणी है, घर में काम करती हैं, तो किचन में जो है ना एक जगह रखिए, वहाँ पे इसको चिपका के दीजिए। जब भी खाना बनाते समय जो है कई मौका मिले वहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है H2SO4। ठीक है, और भी चीज़ें पड़ती है लेकिन सबसे अधिक होती है H2SO4। देख लीजिए इसका, है ना, ज़्यादा कैसे कैसे होता है ये पूरा देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए यहाँ से। अम्ल वर्षा होती है, देखिए कई कारणों से होती है, कारखाना से, यहाँ वहाँ सब कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है मेन इसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जक कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है। तो 1 से अधिक इसका उत्तर होगा। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? देखिए तुरंत रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार पूछा जाएगा शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। CaOH2 + CO2 CaCO3 + H2O। फॉर्मूला भी एकदम देख लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? देखिए इसमें कुछ भी कोई कहे, ई उत्तर भले हो, लेकिन मुझे लगता है चूना पत्थर इसका मुख्य घटक है। ठीक है ना, कोई कुछ भी कहे लेकिन चूना पत्थर इसका मुख्य घटक है। लेकिन अब चूँकि नए नई चीज़ों से सीमेंट बनाने का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर आयोग ने ई दिया है। क्योंकि सिलिका मिट्टी के साथ भी है ना कोशिश हो रही है, और जिप्सम के साथ भी कोशिश हो रही है, राख से भी, इन सब से बनाने की कोशिश हो रही है। तो लेकिन मुख्य घटक पूछा गया है, तो मुख्य घटक तो भाई चूना पत्थर ही होगा, है ना। तो ऐसे फंसाऊ सवाल तो आएंगे, इसको लेकर के हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी आयोग 150 में 150 नंबर नहीं लेने देगा। ठीक है, तो वो अपना सेफ साइड लेके रहता है। हो सकता है कि अगली बार इसका उत्तर वो की में ई दे दे, और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए ये हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसको देख लीजिए एक बार, है ना, कैसे है ये। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिए, पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? देखिए कार्बन हीरा में है, कोयला में है, ग्रेफाइट में है, सब में है। तीनों कार्बन का ही उपरूप है, तो कोई होगा नहीं। निम्न में सबसे सख्त कौन सा है? सबसे सख्त है हीरा। ठीक है, सबसे सख्त है हीरा। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। ये खाने के परिरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है ना खाने के परिरक्षण में किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु किसका मिश्रण है? तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण जो है ना वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो ये गैस मुख्यतः है मीथेन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यह है पारा, सामान्य ताप पर द्रव है पारा।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये कहते हैं उधर्पातन यानी कि सब्लिमेशन। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो यह है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? देखिए, वाहन से तो कई सारी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड, सारे ही। तो इसका व्याख्या देख लेना है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को कठोरता देने के लिए। ठीक है, देख लीजिए इसको। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये पिच ब्लेंड से, रेडियम पिच ब्लेंड से। ठीक है, डिटेल भी इसका पढ़ लीजिए रोक करके। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन के कारण जलती है ये। वैसे मैं काफ़ी तैरा हूँ तो मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ इस तरह की त्वचा जली हो। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बन जाएगा। सीधा सा इशू है, सबसे एकदम बढ़िया है ना। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा और एकदम क्लीन एनर्जी है ये क्वेश्चन भले पहले पूछा गया हो 47th BPSC में, लेकिन वापस से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ड्यूस बहन नाम से एक कंपनी है जर्मनी की जो कि बना रही है, ऐसी लॉन्च किया उसने ट्रेन जिसमें कि हाइड्रोजन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। सोने को घोला जा सकता है। एक्वा रेजिया में सोने को घोला जाता है। सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया जो है ना, सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1/3 का मिश्रण होता है। तो इसमें तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। कांच में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसके साथ अब प्रतिक्रिया करेगा। ये देख लीजिए इसका पूरा डिटेल। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है तांबा। ठीक है, वो धातु क्या है? तांबा। क्या बोलते हैं उसको? पटीना बोलते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो ये क्या है? तो ये एक एस्टर है। क्या है? ये एक एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक एस्टर है। तो उम्मीद करते हैं कि आराम से मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि और सवाल नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन इसी के अराउंड क्वेश्चन घूमेगा। तो जब भी पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए कि किस चैप्टर से आया, उसी चैप्टर को पढ़िए। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? LPG के द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये असत्य है। देख लीजिए इसका, पढ़ लीजिए पूरा डिटेल। ठीक है, जब भी इस तरह का व्याख्या हो उसको थोड़ा सा रोक करके इसको जरूर पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है तो यह 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। देखिए ये इसका कैलकुलेशन है, सिंपल है। 3 पीतल का है तो 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा। भाई आराम से निकल जाएगा, ये कॉमन सा फार्मूला है भाई। लीनियर इनइक्वलिटीज़ तो है नहीं, बराबर का चिन्ह है, सीधा है भाई। ऐसे सवाल जिसमें बराबर का चिन्ह रहे उसको निकालना काफ़ी आसान होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल है, पढ़ लीजिए इसको, इसका व्याख्या। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो देखिए इसमें, देखिए इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। तो आयरन होता है 89.4%, क्रोमियम होता है 10%, मैंगनीज होता है 0.35% और कार्बन होता है 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है क्योंकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। तो
स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की। उस समय ई ऑप्शन नहीं होता था, ठीक है ना, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अभी के वक्त में आएगा तो इसका उत्तर ई चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये होता है बीटा किरण में, अल्फा पॉजिटिव, ठीक है, गामा उदासीन और बीटा जो है ऋणावेशित, यही होता है अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये होता है 282, है ना। ये देख लीजिए क्यों हो जाता है, यहाँ पे देखिए 228, जिसमें अष्टक पूरा हो जाएगा ना, अष्टक, उसका कहानी अलग हो जाएगा। तो मैं अभी बेसिक्स नहीं बताऊंगा, क्लासरूम में कोई आदमी पूछेंगे तो मैं उनको फिर डिटेल से बताऊंगा। अभी पूरा क्लास वही उसी खींच जाएगा, इसमें अपनी लिमिटेशंस है। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? तो यह है 3। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। सीओ समूह का आबंध क्रम 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4। सीधा सा उत्तर हो गया। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये होता है, इसका आकार अष्टफलकीय होता है। ऐसे क्वेश्चन को पूरा एकदम से जो है ना याद करके ही रखिए एकदम से। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है, बस इतना ही याद करके रखिए घोट के। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 होगा, सीधा सा है, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? 12 और 3 होती है। सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। यहाँ से देख लीजिए इसको। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूध उदाहरण है एक, तो ये दूध जो है ना कोलाइड विलियन भी है और इमल्सन भी है, दोनों ही चीज़ है दूध जो है। सो इसलिए इसका उत्तर जो है ना ई होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं पलट के इसका उत्तर क्या है। तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी एंड सी दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए एक बार डिटेल से, 40 सेकंड में पूछा गया था ये। अल्कोहल खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फर्मेंटेशन से क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। आगे बढ़े, ठीक है, पूरा देख लिया आपने। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह बदल दिया जाता है जाइमेज के द्वारा, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? देखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल। भाई घर में बनाइए शराब, मस्त पीजिए, शराबबंदी की ऐसी तैसी कर दीजिए। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, हल्का फुल्का मूड रखने के लिए। शराबबंदी को मैं अच्छा मानता हूँ और है भी अच्छी चीज़, और ये अलग है कि ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखने को मिलती है। खैर अपना इशू है, बाद में बात करेंगे इस पर। ग्लूकोज का सूत्र है तो यह C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं तो ये तत्व हैं CHN और O। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? तो भाई शोधन अभिकर्ता, सब लोग जानते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट होता है, क्या होता है? शोधन अभिकर्ता होते हैं। तो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है, उसको डिटर्जेंट ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल, ठीक है। देखिए वनस्पति तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी साबुन की सहायता से तेल को हम लोग हटा भी देते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं?
तो यह है तांबा और जस्ता। पीतल में है तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है ना, एक बार उसको देख लेना है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा बीटा गामा सब उत्सर्जित करता है भाई। अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन न्यूट्रल। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। ठीक है, 78.09% क्या है वहाँ पे? नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पूरी हवा का मेन चीज़ तो वही है, बाकी तो थोड़ी अल्प मात्रा में वो देखने को मिलता है। वायु एक मिश्रण है ना, इसमें कई सारा गैस का मिश्रण है। देखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, N2 78.09%। पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन सीधा वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए। ऑक्सीजन से 20.95%, आर्गन 9.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। बस इतना ही का मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस शुरू हो जाएगी। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो है एलिथ्रीन। ठीक है, क्या है? एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, क्या है जल की अस्थायी कठोरता का कारण? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यही इसका कारण है। हास्य गैस क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? भाई नाइट्रस ऑक्साइड को। भाई कितना रिपीटेशन है, क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बस इतना ही करना है। सीधे मिला हुआ देख लेते हैं। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरण से। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से। वैश्विक तापन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इतना ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर हम लोग जल्द हाजिर होते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद।